अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट लेक्चर की, तो वहाँ पे मैंने आपको फ्लक्स के बारे में बताया था कि कितने तरीके के फ्लक्स होते हैं और हमने अल्टरनेटर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लक्स को चर्चा करी थी। यहाँ से हमने बेसिकली कुछ चीज़ें सीखी थी। तो 3 तरीके के फ्लक्स को हमने चर्चा करा था। सबसे पहले था फील्ड फ्लक्स और फील्ड एमएमएफ। दूसरा था आर्मेचर फ्लक्स और आर्मेचर एमएमएफ कह सकते हैं, या फिर इसको मैंने एक शब्द और इस्तेमाल करा था, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स भी इसी को कहते हैं और आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी थी रिजल्टेंट फ्लक्स और रिजल्टेंट एमएमएफ की। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चर्चा करी थी। और यहाँ पे रिजल्टेंट को मैंने एक नाम और दिया था, वो था एयर गैप रिजल्टेंट फ्लक्स। ठीक है, तो एयर गैप भी कह सकते हैं। एयर गैप में यानी कि जो एयर के अंदर जो एयर गैप होता है बिटवीन रोटर एंड स्टेटर, उनके बीच में जो फ्लक्स रोटेट हो रहा होता है, तो एयर गैप रिजल्टेंट यानी कि वहां पे जो रिजल्टेंट फ्लक्स वहां पे बनेगा। ठीक है, नाउ अगर हम इन सब की बात करें तो आपको याद होगा जब मैंने फेजर डायग्राम बनाया था तो वहां पे मैंने कुछ एंगल्स का इस्तेमाल करा था, लेकिन इस लेक्चर के अंदर मैंने किसी भी एंगल की चर्चा नहीं करी। और बहुत तरीके के एंगल हमने फेजर डायग्राम में यूज करते हैं, जैसा कि थीटा, डेल्टा, साई, लैम्डा। तो इन सब एंगल के ऊपर और इनके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे इस लेक्चर के अंदर। मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं डिटेल में बात करूंगा टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एंड अगेन यूपीपीसीएल एंड एसएससी जेई डीआरडीओ इन सब एग्जाम्स में एंगल पे क्वेश्चन आते हैं। एक इजी पार्ट है लेकिन पता नहीं होता बहुत सारे लोगों को, तो ये सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की, ठीक है, तो उसको उसको टाइप्स ऑफ एंगल को निकालने के लिए हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये रेफरेंस ले लिया मैंने, रेफरेंस ले लिया। देन सबसे पहले हमारा क्या होगा, फील्ड फ्लक्स फील्ड एमएमएफ आएगा, इसकी वजह से फील्ड फ्लक्स आएगा। नाउ जब फील्ड फ्लक्स होगा तो इससे 90 डिग्री लैग करता हुआ ईएमएफ आएगा, ईपी इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, नाउ आगे चलते हैं। अब हम लोग कौन सा ले रहे हैं, लेगिंग लोड का केस ले रहे हैं, तो एक करंट आ जाएगा आर्मेचर करंट फॉर लेगिंग लोड के लिए। ठीक है, ये मैंने एक केस लिया हुआ है, सारे केसेस में इसी से समझा रहा हूं, तो इसलिए लेगिंग लोड के लिए अगर लीडिंग करूंगा तो आईए जो होगा वो अलग एंगल पे बनेगा और ईपी को क्रॉस भी कर सकता है, लीड करेगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं लेगिंग लोड की। आईए आ गया। नाउ इस आईए की वजह से जब आर्मेचर में करंट फ्लो करेगा तो एक आर्मेचर एमएमएफ आ जाएगा और इसकी वजह से एक आर्मेचर फ्लक्स आएगा। ठीक है, फाई है। ओके, नाउ ये आर्मेचर फ्लक्स और ये फील्ड फ्लक्स, ये दोनों जब मिलेंगे तो इनसे एक ये एयर के अंदर एक रिजल्टेंट फ्लक्स और रिजल्टेंट एमएमएफ जनरेट करेंगे, जिसको मैंने नाम दिया था फाई आर एंड एफ आर। एफ आर यहाँ पे रिजल्टेंट एमएमएफ है और फाई आर क्या है, रिजल्टेंट फ्लक्स, एयर गैप रिजल्टेंट फ्लक्स। तो ये क्यों आया, ध्यान से समझने वाली बात है कि जब भी आर्मेचर के अंदर फ्लक्स होगा और फील्ड का फ्लक्स, जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि एक तरीके से जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, एक एयर गैप रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा, वो आपके सामने है। क्लियर हो गया। नाउ जैसा फाइव जब 90 डिग्री फाइव जब हमने बनाया था तो फाइव से 90 डिग्री लैग करता हुआ ईपी आया था, तो उसी तरीके से एयर गैप फ्लक्स जो है फाई आर, इससे 90 डिग्री लैग करता हुआ वीपीटी आएगा। लास्ट लेक्चर हमने चर्चा करी है, ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लोड एंगल डेल्टा की, तो हम जानते हैं कि ईपी और वीपीटी के बीच का जो एंगल होता है वो डेल्टा होता है। डेल्टा इज द लोड एंगल, ये सब आपको पता है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ ईपी आया है, अगर हम बात करते हैं ईपी की, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे जो ईपी आया है ये किसकी वजह से आया है, ये आया फाई एफ से 90 डिग्री लैग करता हुआ, और वीपीटी जो आया है ये 90 डिग्री लैग करता हुआ आया फाई आर से। तो अगर ये दोनों इन दोनों की वजह से आए हैं तो, और 90 डिग्री लैग कर रहे हैं दोनों के दोनों, तो अगर ईपी और वीपीटी के बीच का एंगल डेल्टा है तो ऑब्वियस ही चीज है फाई आर और फाई एफ के बीच का एंगल भी डेल्टा हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया। तो ये डेल्टा की कहानी और ये डेल्टा की कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाउ ये एंगल होता है साई, लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था हमने इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, और इसके ऊपर पूरा मैंने आपको डेरिवेशन निकाल के दिया था। इंटरनल पावर फैक्टर एंगल हमने बताया था कि ईपी और आईए के बीच में होता है, यानी कि इंड्यूस्ड वोल्टेज, नो लोड इंड्यूस्ड वोल्टेज, और जो आर्मेचर के अंदर करंट होता है उसको हम लोग इंटरनल पावर फैक्टर एंगल कह देते हैं। एंड दिस वन इज द थीटा, एंड थीटा इज द पावर फैक्टर एंगल, यानी कि थीटा की अगर बात कर लेते हैं वो वीपीटी और आईए के बीच में होगा। टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट, आर्मेचर करंट जो होती है, इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है थीटा, यानी कि आर में पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, तो याद रखना साई तुम्हारा इंटरनल पावर फैक्टर एंगल है और थीटा क्या है, पावर फैक्टर एंगल। यानी जब भी तुम बात करते हो ना कि 0.8 पावर फैक्टर, जो पावर इक्वल टू वी आई कॉस थीटा लगाते हैं, तो वहां पे जो आप ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं, आपको याद होगा एक्टिव पावर अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूं तो P इक्वल टू वीपीटी आई ए कॉस थीटा। तो ये जो कॉस थीटा होता है ये फेज वोल्टेज टर्मिनल का और फेज करंट आर्मेचर का, इनके बीच का एंगल होता है पावर फैक्टर एंगल। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ इन सब का नाम बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल मैंने यहाँ पे आपके सामने भी ड्रॉ करा है और वो है लैम्डा। लैम्डा देखो क्या है, ये जो लैम्डा एंगल है ये अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे।
और ये लैम्डा एंगल किसके बीच में बनेगा, ये बनेगा फाई एफ और फाई ए के बीच में, यानी कि फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स के बीच का जो एंगल होता है दिस वन इज योर लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होता है, गेट में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, गेट में और यूपीसीएल में भी मैंने कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन देखा है, डीआरडीओ में भी इसके ऊपर क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। और लैम्डा जो होता है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा लोग जानते हैं थीटा के बारे में और डेल्टा के बारे में, लेकिन ना तो इंटरनल पावर फैक्टर की कोई खास जानकारी लोग रखते हैं, ना ही लैम्डा की। तो आज इस लेक्चर को अगर आपने अटेंड करोगे, ध्यान से सुनोगे, तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे एक ही बार में, कोई और लेक्चर कोई और बुक प्रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ अब हम इसके नाम बता देते हैं। तो थीटा हमारा पावर फैक्टर एंगल है, डेल्टा लोड एंगल है, साई जो है इंटरनल पावर फैक्टर एंगल है, और लैम्डा जो होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉर्क एंगल। बहुत बार हमारे मन में कंफ्यूजन होता है, गेट में जो क्वेश्चन आया था बेसिकली मैं बता देता हूँ, तो उसमें ये पूछा हुआ था कि टॉर्क एंगल और लोड एंगल के बीच में क्या अंतर होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था इसी टाइप का या उसी का पार्ट था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, कि लोड एंगल और टॉर्क एंगल ये किन किन के बीच में बनते हैं। तो अगर आपको इनका डिफरेंस नहीं पता है, अगर आपको ये नहीं पता, ये फेजर डायग्राम क्लियर नहीं है, तो कभी भी आप इसका सही आंसर नहीं दे पाओगे। क्लियर हो रहा है? तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, लोड एंगल और टॉर्क एंगल किन किन के बीच में बनते हैं, कौन कौन सी फेजर होते हैं जिनके बीच में एंगल ड्रॉ होते हैं। तो इनको, इन सारे एंगल्स को हम लोग एक करके देखेंगे और डिटेल में समझेंगे। शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं टॉर्क एंगल से ही शुरू कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं टॉर्क एंगल की तरफ। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की, तो आपको कोई भी मोटर पड़ी हो या मेरे से पड़ी हो या किसी बुक से पड़ी हो, तो टॉर्क जो होता है वो हमेशा फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स के बीच में बनता है। आपको याद होगा डीसी मशीन मैंने पढ़ाई थी, तो डीसी मशीन में हमने देखा था कि टॉर्क जो था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू था फाई एफ इंटू आई ए। नाउ ये आई ए क्या होता था, इसकी वजह से आ जाता था फाई ए, तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा फाई एफ और फाई ए के, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज हमने डीसी मशीन पढ़ी थी, दुनिया की कोई भी मशीन उठा लो ऐसा ही इक्वेशन लगभग होती है, यानी टॉर्क हमेशा एक फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स की वजह से बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क किसी भी मशीन में। समझ में आ रहा है? तो हमने यहाँ से ये चीज क्लियर कर ली, फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स। ना अगर हम इनकी बात करें आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स की, तो इसको हम लिख सकते हैं फाई एफ और फाई ए से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ना अगर मैं मशीन की तरफ देखूं, अगर मैं सेलिएंट पोल मशीन की तरफ जाऊं और देखूं कि वहां पे फाई एफ और फाई ए होगा क्या, तो देखो जब हम फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करेंगे तो इसकी वजह से आ जाता है, एक वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग एक्साइट होगी उसकी वजह से फ्लक्स आएगा, और एक आर्मेचर वाइंडिंग जो होगी उसकी वजह से वो जब एक्साइट होगी तो एक येलो कलर की डॉटेड लाइन दिखा रहे हो, ये एक फ्लक्स देखने को मिलेगा। नाउ ये हो गया फाई एफ, यानी कि जो स्टेटर की वजह से निकल रहा है, सॉरी रोटर पे जो हमने सेलिएंट पोल रोटर पे जो वाइंडिंग करी थी उसकी वजह से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो फाई एफ हो गया। और आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग में जो फ्लक्स बन रहा है, जो येलो डॉट लाइन से मैंने रिप्रेजेंट करा हुआ है, दिस इज फाई ए आर्मेचर फ्लक्स। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? नाउ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं और कह सकता हूं कि जो फील्ड फ्लक्स होगा वो रोटर पे है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग रोटर पे की हुई है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, जिंदगी में कभी कोई डाउट नहीं आएगा, ध्यान से समझते रहना बस। देखो ये हमने क्या करा, ये तुम्हारी क्या है, ये है आपकी फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, और ये कहाँ करी हुई है, ये हमने करी है रोटर पे। तो भाई जो फील्ड वाइंडिंग की वजह से फ्लक्स निकलेगा फाई एफ, वो कहाँ पे निकलेगा, रोटर पे निकलेगा। तो फील्ड फ्लक्स को मैं क्या कह सकता हूँ, रोटर फ्लक्स कह सकता हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि फील्ड वाइंडिंग की वजह से, फील्ड पे जो हमने वाइंडिंग की है इसकी वजह से फ्लक्स बन रहा है वो फाई एफ है, तो मैं कह सकता हूँ रोटर फ्लक्स हो गया फाई एफ, कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से जो आर्मेचर फ्लक्स बन रहा है, आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ करी है आपने, ये आपकी क्या है, दिस वन इज योर आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग। और आर्मेचर वाइंडिंग आपने कहाँ करी, आर्मेचर वाइंडिंग करी है आपने स्टेटर पे, तो मैं इसको कह सकता हूँ फाई ए को मैं स्टेटर फ्लक्स कह सकता हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, यानी कि क्योंकि आपने रोटर जो फील्ड वाइंडिंग है वो रोटर पे की है, तो फील्ड फ्लक्स को हम लोग रोटर फ्लक्स कह सकते हैं। और इसी तरीके से आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे की है, तो आर्मेचर फ्लक्स को स्टेटर फ्लक्स भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? बस यहीं पे एक क्लू छुपा हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझते रहना। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को, यानी कि ऊपर मैंने जो चर्चा करी थी फील्ड फ्लक्स की और आर्मेचर फ्लक्स की, इनको मैं नाम को रिप्लेस करके रोटर फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स कह सकता हूँ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। या फिर मैं इनको ये भी तो कह सकता हूँ रोटर एमएमएफ और स्टेटर एमएमएफ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लक्स और एमएमएफ की डायरेक्शन सेम फेज में होते हैं। तो रोटर फ्लक्स को हम लोग रोटर एमएमएफ कह सकते हैं और स्टेटर फ्लक्स को स्टेटर एमएमएफ कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अगर मैं फेजर को ध्यान से देखूं, फेजर डायग्राम आपके सामने अभी जो पीछे हमने बनाया था जस्ट वही है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, दिस वन इज योर टॉर्क एंगल। तो मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ कि टॉर्क एंगल जो बनेगा वो बनेगा रोटर एमएमएफ और स्टेटर एमएमएफ के बीच में, यानी कि एफ एफ एंड एफ ए। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं चाहिए, बस यही गेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आपसे जो गेट में क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर किसी भी एग्जाम में अगर आपसे टॉर्क एंगल पूछा जा रहा है, ध्यान से समझना,
कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। टॉर्क एंगल, अगर आपसे सिंक्रोनस मशीन का क्वेश्चन आता है टॉर्क एंगल, तो उसके 3 पॉसिबल आंसर हैं। पहला पॉसिबल आंसर है फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स, अगर ऑप्शन में दिया टिक मार दो। दूसरा, इसको थोड़ा सा घुमाने के लिए हम कह सकते हैं रोटर फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स कह सकते हैं। थोड़ा और घुमाने के लिए हम लोग रोटर एमएमएफ और स्टेटर एमएमएफ कह सकते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, तो अब टॉर्क एंगल के ऊपर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, मुझे नहीं लगता इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कभी भी कोई डाउट होगा। आप एग्जैक्ट आंसर निकालोगे, 2 नंबर अपने पक्के करोगे, 1 नंबर पक्का करोगे, जैसा भी है। ठीक है, तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो टॉर्क एंगल बेसिकली जो बनता है वो फील्ड फ्लक्स या आर्मेचर फ्लक्स, या मैं उसको कह सकता हूँ रोटर फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स, या कह सकता हूँ रोटर एमएमएफ एंड स्टेटर एमएमएफ। क्यों कह सकता हूँ, नीचे बना के समझा दिया है। नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लोड एंगल डेल्टा। ठीक है, लोड एंगल डेल्टा की बात कर लेते हैं। तो फेजर डायग्राम आपके सामने है। तो अगर मैं बात करता हूँ लोड एंगल डेल्टा की, तो एक मैं यहाँ से सिंपल कह सकता हूँ, दिस इज बिटवीन ईपी एंड वीपीटी, यानी कि इंड्यूस्ड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का एंगल हो सकता है। एक और इसको मैं कह सकता हूँ, ये क्या कह सकता हूँ, फाई एफ और फाई आर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? देखो, देख सकते हो, एक लोड एंगल तो ईपी और वीपीटी के बीच में बना है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। एक और तरीके से मैं इसको कैसे कह सकता हूँ, फाई एफ और फाई आर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ये एंगल जो डेल्टा है ये तुम्हारा इनके बीच में भी तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो फाई एफ फील्ड फ्लक्स और रिजल्टेंट एयर गैप रिजल्टेंट फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पे आर का मतलब रिजल्टेंट है, ध्यान रखना, रोटर नहीं है, रिजल्टेंट फ्लक्स। बहुत ध्यान से समझना ये चीज, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। तो फाई एफ और फाई आर के बीच में कह सकता हूँ। अब फाई एफ का मतलब एफ एफ भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो फील्ड एमएमएफ और एयर गैप रिजल्टेंट एमएमएफ कह सकता हूं मैं, रिजल्टेंट एमएमएफ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो लोड एंगल जो पूछा गया था, अगर गेट का क्वेश्चन देखूं मैं आपको रिवाइज कराऊं, तो गेट में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लोड एंगल होता है डेल्टा, वो किसके बीच में होता है। तो सिंपल सा इसके 3 आंसर पॉसिबल हैं। एक आंसर है ईपी और वीपीटी के बीच में, यानी कि इंड्यूस्ड वोल्टेज, नो लोड इंड्यूस्ड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का एंगल कह सकते हो। दूसरा तुम कह सकते हो सिंपल सा कि रोटर एमएमएफ एंड एयर गैप एमएमएफ। ठीक है, और तीसरा आंसर क्या बता सकते हो, दिस इज, समझ में आ रहा है, फील्ड फ्लक्स और रिजल्टेंट एयर गैप रिजल्टेंट फ्लक्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, सारी बातें क्लियर हो रही हैं। तो अगर रोटर के टर्म में आ जाए तो रोटर एमएमएफ हो गया और एयर गैप रिजल्टेंट एमएमएफ हो गया। फ्लक्स के टर्म में पूछा जाए तो फील्ड फ्लक्स एयर गैप रिजल्टेंट फ्लक्स, और अगर वोल्टेज के टर्म में पूछा जाए लोड एंगल को तो ईपी एंड वीपीटी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, अब डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं इंटरनल पावर फैक्टर एंड पावर फैक्टर एंगल। बस फटाफट खत्म करते हैं इसे। इन दोनों को देखना बहुत आसान है। अगर हम, ये हमारे पास फेजर डायग्राम है, तो साई की अगर बात कर लेते हैं, यहां से देख के बता सकते हो ईपी और आईए के बीच का एंगल होगा। ठीक है, और अगर थीटा की बात कर लेते हैं पावर फैक्टर एंगल, तो दिस इज बिटवीन वीपीटी एंड आईए के बीच में। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें किसी भी तरीके का कोई झोल झाल नहीं है, बहुत ही सिंपल फेजर डायग्राम से बता सकते हो। ठीक है, नाउ अगर मैं एक रिलेशन की बात करूं इनके बीच के, तो मैं यहाँ से इस पूरे फेजर डायग्राम को देख के ये कह सकता हूँ कि जो लैम्डा होगा वो 90 प्लस साई होगा। देखो यहाँ से अगर ये लैम्डा है, ठीक है, तो इस लैम्डा को अगर 2 पार्ट में तोड़ दूं तो एक हो गया ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री प्लस ये साई। समझ में आ गया? तो ये कहां से आया, तो लैम्डा को मैं 90 प्लस साई कह सकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू टॉर्क एंगल इक्वल टू 90 डिग्री प्लस इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। ये क्या है, टॉर्क एंगल था, टॉर्क एंगल, और ये था इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, आईपीएफ है। तो हम कह सकते हैं टॉर्क एंगल इक्वल टू 90 प्लस साई होगा। क्लियर, समझ में आ गया? इसको और कुछ भी कह सकता हूं, एक और एंगल है साई इक्वल टू थीटा प्लस डेल्टा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इस पे भी गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, गेट में, यूपीपीसीएल में, कई जगह इस पे क्वेश्चन मैंने देखा है। तो अगर हम साई की बात करते हैं इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, तो ये किससे मिलकर बना है, ये डेल्टा और थीटा से मिलकर बना है। तो साई इक्वल टू डेल्टा प्लस थीटा। समझ में आ रहा है? तो अगर हम बात करते हैं क्या आंसर है, क्या मतलब है इसका, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल मस्ट बी इक्वल टू द लोड एंगल प्लस पावर फैक्टर एंगल, पीएफए। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो ये हम लोग, अगर आपको ये फेजर डायग्राम समझ में आ गया तो दुनिया का हर आंसर दे दोगे, जो मैंने बहुत बार डिस्कस करा हुआ है। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये सब केस है लैगिंग लोड का, ध्यान रखना। अगर तुम इसे लीडिंग पे ले जाओगे तो लीडिंग पे ये जो सब कुछ सारे एंगल चेंज हो जाएंगे, स्पेशली ये तीनों। क्यों? क्योंकि भाई आईए जो है वो, मान लेते हैं आईए यहाँ बन गया, ये हो गया आईए, अगर लीडिंग पावर फैक्टर है तो आईए यहाँ हो गया, तो ये हो गया साई। ठीक है, एंड दिस वन इज योर थीटा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर हम लीडिंग पावर फैक्टर की बात करें, लीडिंग पावर फैक्टर एंगल की, देखो इसको दोबारा समझ लो बहुत ध्यान से। अगर हम लीडिंग पावर फैक्टर, ये हो गया, ये केस था लैगिंग का। नाउ अगर मैं लीडिंग पावर फैक्टर की बात करूं, लीडिंग, तो ये आईए जो है वो यहाँ आ जाएगा, लीड कर जाएगा मान लेते हैं। ठीक है,
तो अब आइए लीड कर जाएगा तो VP और इनके बीच का एंगल हो जाएगा थीटा और ये एंगल हो जाएगा साई। ठीक, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ से फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, अगर लीडिंग पावर फैक्टर की बात करें तो क्या रिलेशन हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन क्या इसमें चेंज हो जाएगी, थीटा इक्वल टू साई प्लस डेल्टा। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, एकदम मजा आ गया होगा, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एकदम। तो देखो अगर हम लीडिंग पावर फैक्टर कर देते हैं, कुछ भी है, आपको फेजर डायग्राम बस सही से बनाना है और सारे आंसर आप निकाल के देते चले जाओगे। क्लियर हो गया, बहुत ईजी हो जाएगा, फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ये जल्दी आपको किसी साइट पे नहीं मिलेगा, नेट पे नहीं मिलेगा। इस लेक्चर को बनाने के लिए मैंने अगेन बहुत सारी बुक्स की स्टडी करी है, फॉरेन राइटर्स की बुक भी काफ़ी पढ़ी है, ताकि आपको एक सिंप्लीफाई करके बता सकूं और इस तरह से बता सकूं कि दुनिया में, ज़िंदगी में कभी भी आप नहीं अटको। कुछ भी इंटरव्यू हो, कुछ भी वाइवा हो या किसी भी तरीके का अगर आपका रिटन एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, कुछ नया, कुछ अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।